कैलकुलस मेन रूप से पढ़ेंगे, तो ग्राफ भी कैलकुलस का हिस्सा ही था। तो हम लोग पहला टॉपिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसका लिमिट्स पढ़ेंगे। तो फंक्शन और लिमिट्स आपको 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसी कारण बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि अगर फंक्शन और लिमिट्स नहीं पढ़िएगा तो पूरा कैलकुलस आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा कैलकुलस का हार्ट एंड सॉल जो है ना, वो फंक्शन और लिमिट्स में ही छुपा हुआ है। सारे कंसेप्ट उसी में छुपे हुए हैं। तो जब आप फंक्शन पढ़िएगा तो आपको लगभग 25 से 30 क्लास लग जाएगा। तो उस समय लगेगा कि ये सब तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ही नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं। जबकि उसके बिना कैलकुलस नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि फंक्शन का ही सब कुछ निकलता है। फंक्शन का ही लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, सारा चीज फंक्शन का ही निकलता है। तो जब जिस पे ऑपरेशन हो रहा है उसी को नहीं जानिएगा तो पढ़ाई से आपको फायदा नहीं होगा। और लिमिट्स भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस जो बनाने वाला बड़ा विचित्र तरीके से बना दिया। लिमिट्स 11th में कर दिया है, कंटिन्यूटी 12th में कर दिया है। जबकि लिमिट के बिना कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ा जा सकता है। इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लिमिट में ही है। तो इसलिए ये दो टॉपिक करीब करीब आपका 2 महीना ले लेगा। लिमिट और वो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये उसके बाद ही स्मूथली पढ़ाई होगा। उसके बाद फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए, उसके बाद तुरंत सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के बारे में हम लोग ग्राफ्स में पढ़े थे। फंक्शन आपको ग्राफ में पढ़ाए थे। तो ग्राफ में तो आधा से अधिक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन वास्तविकता में क्या बताए थे? फंक्शन इज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए इज uniquely related to elements of set B। ठीक है, वास्तविकता में फंक्शन एक नियम है। ऐसा नियम है जिसके तहत सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड है। Set A is called domain और set B is called कोडोमेन। सेट A को हम लोग डोमेन कहेंगे और सेट B को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। और इसको हम लोग लिखते कैसे है? F A से B की ओर और ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इस तरह से भी। ठीक है, तो ये सेट ए बता रहा है, ये सेट बी बता रहा है। इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, इसी को हम लोग। तो फंक्शन वास्तविकता में एक नियम है, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोले कि फंक्शन वास्तविकता में एक मशीन है। और मशीन किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? मशीन इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो ये इनपुट हम लोग पुट किए और ये फंक्शन है और आउटपुट निकला। ठीक है, इनपुट जो है वो x हो गया और आउटपुट जो है वो y हो गया, और जिसके कारण x जो है y में कन्वर्ट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी चीज को हम लोग फंक्शन कहते हैं। फंक्शन वास्तविकता में एक नियम है, या यूं कह सकते हैं फंक्शन ऐप है या सॉफ्टवेयर है। तो ऐप या सॉफ्टवेयर में कुछ इनपुट करते तब ना उसका रिजल्ट आता आउटपुट। या यूं कह सकते हैं फंक्शन एक चक्की है जिसमें गेहूं डालते हैं तो आटा निकलता है। या यूं कह सकते हैं फंक्शन एक जूसर है जिसमें कोई फ्रूट डालते हैं तो उसका जूस निकलता है। यानी फंक्शन, दुनिया का जितना भी मशीनरी कंसेप्ट है, जितना भी नियम है, वो सब फंक्शन ही है।
क्योंकि सब एक विशेष नियम पे आधारित है और सब इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो जो इनपुट होता है वो एक्स होता है और आउटपुट होता है वो वाई होता है, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जैसे ये दशरथ जी का फैमिली है, दशरथ जी का, और ये जनक जी का फैमिली है। आप लोग रामायण वगैरह तो देखे ही होंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकृति। ये दोनों जो फैमिलीज है वो विवाह के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। और ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? फंक्शन हस्बैंड इज इक्वल टू वाइफ। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? एफ राम पुट कर रहे हैं तो सीता, एफ लक्ष्मण पुट कर रहे हैं तो उर्मिला, भरत पुट कर रहे हैं तो मांडवी, और शत्रुघ्न पुट कर रहे हैं तो श्रुतकृति। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? फंक्शन क्या जा रहा है? दशरथ जी से जनक जी की ओर। तो दशरथ जी का जो परिवार है वो डोमेन, जनक जी का परिवार जो है वो को डोमेन होगा। और इसमें एफ राम बराबर जो सीता है, तो यहां राम प्री इमेज है, प्री इमेज, और सीता जो है वो इमेज है, ठीक है। जो एलिमेंट डोमेन के होते हैं वो प्री इमेज कहलाते हैं, यानी एक्स जो पुट ऑन करते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं को डोमेन के वो इमेज कहलाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफाइनिंग फंक्शन। देखिए किन परिस्थितियों में फंक्शन डिफाइंड ए से बी होगा। पहला शर्त है नो एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फंक्शन। डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए ना जो कि फंक्शन के कंसिडरेशन से बाहर हो जाए। जैसे 1 2 3 4, 1 4 9 16, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1। देखिए ये एलिमेंट का कोई पेयरिंग नहीं हो सका, तो हम लोग क्या कहेंगे? एफ नॉट डिफाइंड। जैसे इसमें देखिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, इधर सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकृति।
ये दशरथ जी का फैमिली, ये जनक जी का फैमिली। रिलेशन क्या है? हस्बैंड वाइफ। तो ये फंक्शन में देखिए हनुमान जी बच गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एफ नॉट डिफाइंड। इसका एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर यही रहता 1 2 3 4, इधर रहता 4 5 6 7, और अगर इस तरह से पेयरिंग रहता, ठीक है, यानी एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 के कॉन्सेप्ट पे चलता है। 1 पे 4, 2 पे 5, 3 पे 6। देखो एफ क्या है? डिफाइंड है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा शर्त है वन और more elements of codomain may left out of consideration। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो होगा ना कोडोमेन का, वो छूट सकता है। छूट सकता है, नहीं भी छूट सकता है, दोनों चीजें। जैसे 1 2 3 4, 1 4 9 16 25। देखिए स्क्वायर के टर्म में चल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए डोमेन का तो एक भी एलिमेंट नहीं छूटा है, कोडोमेन का एक एलिमेंट छूटा है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? एफ डिफाइंड हो जाएगा। अगर छूटेगा तब भी डिफाइंड, नहीं छूटेगा तब भी डिफाइंड। जैसे 1 2 3 4 है और 4 5 6 7 है, तो देखिए इसमें एलिमेंट नहीं छूटा है तब भी डिफाइंड है। मेरा कहने का मतलब है कि डोमेन का एलिमेंट छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है, ठीक है। तीसरा कोडोमेन का एलिमेंट, तीसरा कोडोमेन का एलिमेंट छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है। तीसरा शर्त है नो एलिमेंट ऑफ डोमेन having more than one image in कोडोमेन। तीसरा शर्त है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका एक से ज्यादा इमेज हो जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जैसे एक का एक भी रहा, एक का माइनस एक भी रहा। एफ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा जिसका एक से ज्यादा इमेज है। ये प्री इमेज और इसका एलिमेंट इमेज कहलाता है। एक्स वाला प्री इमेज कहलाता है और वो इमेज आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब एक आदमी दो शक्ल का नहीं हो सकता, ये मैपिंग भी कहलाता है, यानी कि ये आईने का काम कर रहा है एफ, ठीक है। चौथा, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन may have same image
इन कोडोमेन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का, जैसे 1 - 1 2 3 1 4 9, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। 1 के लिए 1, -1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 1 या माइनस एक से ज्यादा, जैसे ये भी हो सकता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ए बी एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। यानी कि हम लोग बेसिकली क्या देखें, एक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 4 नियम चाहिए। पहला नियम में हम आपको क्या बताया कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा एलिमेंट में बताया कि कोडोमेन का ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट छूट जाए। तीसरा नियम बताया कि एक प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज्यादा। और फिर चौथा बताया कि कोड डोमेन के एक से ज्यादा का एक इमेज हो सकता है, यानी कि इसमें कि एक आदमी दो शक्ल का नहीं हो सकता है, और दो या दो से ज्यादा आदमी सेम शक्ल का हो सकता है, ट्विंस वगैरह। रियल वैल्यूड फंक्शन आप अक्सर क्वेश्चंस में इस तरह से देखेंगे, R2R, इसी को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये सेट ऑफ एक्स हो गया डोमेन, और इसी में सेट ऑफ बाई रहता है कोडोमेन, यानी जिसका एक्स भी रियल और बाई भी कंप्लीट रियल होता है ना, उस फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। नोट कीजिए इसको। प्री इमेज element of domain is called pre-image, ठीक है। और इमेज किसको कहेंगे, corresponding element of codomain related to element of domain is called image। that element, जैसे अगर 1 2 3 4 है, 1 4 9 16, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9 16। अगर किसी एक को लेकर के चलते हैं तो 3 क्या होगा, प्री इमेज, 9 क्या होगा, इमेज। अगर चित्र के हिसाब से देखते हैं, मतलब x को इमेज कहेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग उसके बाई को प्री इमेज कहेंगे, x को प्री इमेज और बाई को इमेज कहेंगे। जैसे बाई बराबर एफ एक्स का ये चित्र बना, तो पी एक्स बाई है, इसी चीज को x और एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाई बराबर एफ एक्स है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है ना, यही आपका प्री इमेज है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका
इमेज। ठीक है, जैसे इसी में देखो y बराबर एफ एक्स है, ये अगर डिस्टेंस 1 है तो ये अगर सेट करोगे ना तो f1 हो जाएगा। जैसे ही x है तो ये क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया थे कि चेक करने के लिए बताए थे कि ये जो टर्म है वो ये जो है फंक्शन है या नहीं। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, a है, ये डिस्टेंस b है, x के कोरस्पॉन्डिंग ये वो y1, ये दूसरा y2, एक x के कोरस्पॉन्डिंग दो वो y आ गया। आपको बताया थे कि एक प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए f नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर हमको चेक करना होगा कि फंक्शन है या नहीं है तो हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच करके देख लेंगे। अगर किसी एक बिंदु पे भी एक से ज्यादा जगह कट कर गया तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये आपको ग्राफ्स में बताया थे। ठीक है, जैसे ये देखिए, फंक्शन है, देखिए ये तो बाई एक्सिस से एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर रहा है। देखिए बाई एक्सिस के पैरेलल, एफ नॉट डिफाइंड। तो पूछेगा ये फंक्शन है, तब ये फंक्शन है क्योंकि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं, एफ डिफाइंड। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा बाई नहीं होना चाहिए, इसमें एक से ज्यादा बाई आ रहा है इसलिए फंक्शन नहीं डिफाइंड हुआ है। नोट कर लो। रेंज ऑफ ए फंक्शन, set of images of all elements of domain in codomain is called range of that function। रेंज ऑफ एफ ए से बी इज डिनोटेड बाय एफ ए। रेंज को हम लोग एफ ए से डिनोट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ए बी अगर 1 2 3 4 1 4 5 6 9 16 25 36 है तो रेंज क्या होगा, एफ ए क्या होगा, 1 4 9 16, ये दोनों क्यों मिस कर जाएगा, क्योंकि उस सेट में है ही नहीं, वो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैप कर नहीं सका, इसलिए उसको हम छोड़ेंगे। जो एलिमेंट से मैप करेगा उसी को हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं। 1 माइनस 1 2 3 है, 1 4 9 16 25 है तो एफ ए यहाँ रेंज क्या होगा 1 4 9, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का रूल है, सेट किए तो ये दोनों एलिमेंट बाहर हो गए। एफ
जैसे ए है, बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए एफ एक्स x+4 का नियम है, इसमें सब एलिमेंट आ गया, तो रेंज क्या होगा बताइए। 5 6 7 8। देखिए अगर 1 2 3 4 है, 1 4 9 16 है, तो देखिए सब आ गया। तो एफ ए क्या होगा, 1 4 9 16। तो इसमें हम मोटा मोटी क्या देख रहे हैं कि एफ ए या तो बी का सबसेट है या बी के बराबर है। इन केसेस में देखिए कि एफ ए बी का सबसेट है क्योंकि एलिमेंट छूट रहा है, और इस केस में देखिए कि एफ ए बी के बराबर है। इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिए तो एफ ए बी का सबसेट है या बराबर है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपको यहाँ ये समझना चाहिए ना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि डोमेन जो हम लोग लिखे हैं वो रेंज है, ये कंफ्यूज नहीं रहिएगा। को डोमेन जो है वो रेंज डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, को डोमेन में ही रेंज लाई करता है, लेकिन को डोमेन ही रेंज है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि को डोमेन के जो एलिमेंट इसके साथ मैप करेंगे वही रेंज के हिस्सा होंगे। अगर जो एलिमेंट छूट जाएंगे, जैसे इसमें तो पूरा कोड डोमेन आ गया लेकिन इसमें ये दोनों एलिमेंट छूट गया है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि रेंज जो होता है ना वो कोड डोमेन का या तो सबसेट होता है या खुद कोड डोमेन होता है, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये जो सी सैम्पल है ना, ऐसे ये सबसेट को दिखाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 1 1 मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग, 1 1 को ही इंजेक्टिव बोलते हैं। एफ ए से बी डिफाइंड सच दैट, इस तरह से डिफाइंड है कि x1 x2 ऑफ ए x1 और x2 अगर बराबर नहीं हो ठीक है, तो f is called 1 1 mapping। देखो इसी को हम लोग 1 1 मैपिंग करते हैं। देखिए एक का एक रिलेटिव है, इसको हम लोग 1 1 मैपिंग करेंगे। ग्राफिकली अगर देखें इस तरह से अगर है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हो सिर्फ एक ही जगह कट करता है, ऐसा भी हो सकता था, सिर्फ एक ही जगह कट करता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो एफ इज कॉल्ड 1 1 मैपिंग। many 1 मैपिंग या नॉट इंजेक्टिव मैपिंग।
if A से B defined such that there exists at least one pair x1 x2 of domain A such that x1 not equal to x2 what fx1 is equal to fx2। मतलब एलिमेंट बराबर नहीं हो लेकिन उनके इमेजेस बराबर हो तो उसको मेनी वन f is called मेनी वन फंक्शन। जैसे 1 माइनस 1 2 3 1 4 9 ए बी। देखिए 1 और माइनस 1 बराबर नहीं है लेकिन उनके इमेजेस बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर हमको चित्र के हिसाब से देखना हो तो जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर गया ना, एफ इज मेनी वन। जैसे कोई भी हो, एक्स एक्सिस से ज्यादा बिंदु पे कट कर गया 1 2 3 4 5 6 तो एफ इज मेनी वन फंक्शन। नोट कर लीजिए इसको। ऑनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग, ऑनटू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग किसको कहेंगे? तो इफ ए टू बी डिफाइंड सच दैट एफ ए बराबर बी, यानी कि कोई भी एलिमेंट को डोमेन का छूटना नहीं चाहिए। देखो एफ ए क्या होगा, 1 4 9 16 बराबर बी है। रेंज अगर बी के बराबर हो जाए तो उसको ऑनटू मैपिंग कहेंगे। जैसे एक ठीक है, into mapping and not surjective mapping। if a से b defined such that if a सबसेट b, यानी कि कोई एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए। जैसे a है b है कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए। जैसे एफ ए इसमें आ जाएगा 1 4 9 16 तो पूरा बी तो आ नहीं पाए, ये दोनों छूट गया। तो ऐसा स्थिति में एफ इज कॉल्ड
इनटू मैपिंग, अगर एलिमेंट छूट जाता है तो, जैसे अगर 1 - 1 2 3 है, 1 4 9 16 25 है, F is called into mapping. लाइट बंद करो। देखो 1 1 on 2 इसी को इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, और इसी को also called बाइजेक्टिव मैपिंग, इसी को हम लोग बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव मैपिंग में क्या होता है, 1 1 और on 2 दोनों हो जाएगा, देखिए एक का एक के साथ रिलेशन है और कोई एलिमेंट छूटा भी नहीं है। मिनी 1 on 2, मिनी 1 on 2 किसको कहते हैं, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब on 2 हो गया, इंजेक्टिव का मतलब into हो गया, तो on 2 हो into नहीं हो, on 2 हो 1 1 नहीं हो, इन द सेंस 1 - 1 2 3 1 4 9, ठीक है। मिनी 1 on 2 हो गया, देखो एलिमेंट छूटा नहीं इसलिए on 2, एक से ज्यादा का एक इमेज है, ठीक है। 1 1 किसको कहेंगे, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये किसको कहेंगे, ए हो गया, एक एलिमेंट छूटा 1 का 1, मिनी 1 ठीक है, नीदर इंजेक्टिव नोड सर्जेक्टिव, ना तो इंजेक्टिव ना ही सर्जेक्टिव। देखो एक से ज्यादा का एक आया है, दो एलिमेंट छूट भी गया है, ये ध्यान रखेंगे। 1 1 on 2 को हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, या इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक का एक रिलेशन, एक को छूटेगा भी नहीं। मिनी 1 on 2 को सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तो दो का एक इमेज हो सकता है, दो से ज्यादा का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 1 1 में इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा, तो 1 1 रिलेशन है, एक छूटा। मिनी 1 में ना तो इंजेक्टिव नोट सर्जेक्टिव, तो दो का एक इमेज भी हो गया, एलिमेंट छूट भी गया, नोट कर लो इसको। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इसी चीज को इनवर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। तो एफ ए से बी such that
F is 1 1 mapping onto mapping, ये दोनों शर्तों का पालन कर रहा है, यानी कि दूसरे शब्दों में F is बाइजेक्टिव, तब F इनवर्स exists and F इनवर्स is B से A। इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, तभी इनवर्स होगा। और ऐसा स्थिति में फंक्शन ए बी बन जाता है और बी ए बन जाता है। डोमेन कोडोमेन, कोडोमेन डोमेन। इफ एफ इज नॉट 1 1, अगर एफ 1 1 नहीं है, यानी कि 1 - 1 2 3 1 4 9, ए है बी है, ठीक है, एफ हो गया। अब इसको उल्टा कीजिए, 1 4 9 1 - 1 2 3 बी और ए। देखिए एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड, if f is not on to, अगर on to नहीं हो तो जैसे ऐसा इसलिए क्योंकि हमको मालूम है एक से ज्यादा का एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता, इसलिए डिफाइन नहीं हुआ। अब 1 2 3 4, 1 4 9 16 25, अब यहाँ 1 4 9 16 25, 1 2 3 4 बी और ए। क्यों? डोमेन का ही एलिमेंट छूट गया। इफ f is 1 1 and on 2, अगर f 1 1 और on 2 दोनों है तो 1 2 3 4 1 4 9 16 ए से बी देखिए सारे नियम फॉलो कर रहा है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए एफ ए से बी की ओर है। एफ अगर बाइजेक्टिव है यानी 1 1 और 2 दोनों है, तब ऐसा स्थिति में एफ इनवर्स बी से ए की ओर, एक्स बाई बन जाएगा, बाई एक्स बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नंबर ऑफ मैपिंग, लेट एफ ए से बी a function defined such that number of a is m and number of b is n। मान लिया कि a और f जो है a से b की ओर एक फंक्शन है इस तरह से कि a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, कुछ इस तरह से x1 x2 x3 x4 xm
बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई n, इस तरह से a की से b की ओर फंक्शन जा रहा है। तो नंबर ऑफ मैपिंग यानी कितने फंक्शंस बन सकते हैं। x1 कैन मैप with any of the n elements of B। x1 जो है ना, इसमें से किसी के साथ भी मैप कर सकता है, किसी एक के साथ मैप कर सकता है। तो x2 कैन मैप with any of the n elements। x2 भी n में से किसी एलिमेंट के साथ, क्योंकि एक से ज्यादा का एक कॉमन इमेज हो सकता है, इसलिए x3 कैन मैप with any of the n elements of B, and xm can map with any of the n elements of B। तो नंबर ऑफ मैपिंग कितना हो जाएगा, n परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सब एक साथ मैप हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा n का पावर m। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। वन मैपिंग कैसे निकलेगा, x1 कैन मैप्स विथ any one of n element of B। x2 can map with any one of n minus 1 element। क्यों, क्योंकि 1 to 1 है ना, तो एक एलिमेंट से तो मैप कर ही गया, तो वो एलिमेंट से दोबारा मैप नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 मैपिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए एक एलिमेंट कम हो गया। x3 कैन मैप विथ एनी वन ऑफ n minus 2 elements of B। उसी तरीके से xm यानी कि नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग क्या हो जाएगा, n n minus 1 n minus 2 n minus 3 कितना m टर्म्स, क्योंकि टोटल इधर उधर कितना है m वो है, इसलिए m टर्म्स। तो एक एक घटते रहता, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ रहे थे, npm हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग हो जाएगा। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ मेनी वन मैपिंग कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितना है, n का पावर m। अब 1 1 मैपिंग कितना है, npm। यहाँ याद रखोगे n जो है ना 1 1 निकलने के लिए इधर वाला एलिमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा
जो है बराबर या बड़ा होगा, कम नहीं होना चाहिए, या इधर 5 है तो इधर 4 नहीं होना चाहिए 1 1 होने के लिए। इसलिए ये शर्त लागू होना जरूरी है। ये नोट कर लीजिए, 1 2 3 नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए जो है ना वो 1 2 3 4 है। अभी अगर ए बी सी डी ई है तो पहला सवाल पूछ रहा है नंबर ऑफ मैपिंग एफ ए से बी की ओर जा रहा है। एफ नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग नंबर ऑफ मेनी 1 मैपिंग 1 2 3 4 ए बी सी डी ई ए से बी की ओर मैपिंग जा रहा है। नंबर ऑफ मैपिंग एफ इज इक्वल टू 5 का पावर 4, 1 2 3 4 5, इधर वाला का पावर इधर वाला चढ़ जाता है, 5 का पावर 4। नंबर ऑफ 1 2 1 मैपिंग कितना हो जाएगा 54, और नंबर ऑफ मेनी 1 मैपिंग ये कितना हो जाएगा, आप इसको तोड़ लीजिएगा आंसर आ जाएगा। इधर क्या है, हर एक का 5 5 ऑप्शन है, इसलिए 5 का पावर 4 आ गया। अगेन अगर ए जो है वो ए बी सी डी रहता, एग्जाम्पल सेकेंड, अभी अगर 1 2 3 4 रहता और आपसे पूछता नंबर ऑफ मैपिंग नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग नंबर ऑफ ऑन टू मेनी 1 मैपिंग, इस बार क्या है ए बी सी डी ई 1 2 3 4 ए बी, इसमें क्या है नंबर ऑफ मैपिंग 4 का पावर 5, नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग कितना 0, क्यों 0 आपको बताए थे या तो ये दोनों बराबर होना चाहिए नंबर में, या तो बड़ा होना चाहिए, इधर 4 गो इधर 5 गो है तो 1 1 मैप कराओगे तो ये बच जाएगा, यानी डिफाइंड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मेनी 1 मैपिंग, ठीक है नोट कर लीजिए। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, कल भी फंक्शन ही पढ़ाएंगे, कल से हम लोग इनइक्वालिटी 3 4 क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वापस फंक्शंस में इन करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के टर्म्स का भी, किस टर्म को क्या कहते हैं, अभी फंक्शन बहुत बड़ा है, आप लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फंक्शंस पढ़ने के लिए इनइक्वालिटीज का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना डोमेन रेंज आप निकाल ही नहीं सकते। तो हम लोग पहले इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे इसका सेक्शंस, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।